इस सेशन में हम जीएसटी की जानकारी ले रहे हैं। पिछले सेशंस में हमने देखा कि इंडियन बिजनेस सिनेरियो क्या है, टैक्सेशन सिस्टम क्या है, जीएसटी क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है और ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार से भारत में लागू किया जाएगा। इस सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं कि आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस प्रकार से हम इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इस सेशन में देखेंगे किस प्रकार से हम अपना बिजनेस जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ इस चैनल पर जीएसटी से रिलेटेड सभी क्वेरीज, सभी क्वेश्चंस को आंसर देने वाले हैं और आने वाले वीडियोस में आप अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर को वहाँ पा पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें तो इसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ हमारे सभी वीडियोस आपके पास उपलब्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं जीएसटी के अंतर्गत। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए आप भारत सरकार की gst.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पे यदि आप पे यूज़र आईडी पहले से है तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन में जा सकते हैं, परंतु यदि आपके पास कोई भी आईडी पहले से नहीं है, अर्थात आप जीएसटी के लिए पहली बार रजिस्टर करना चाहते हैं, तो न्यू यूज़र लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे ही आप न्यू यूज़र लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आई एग्री टू प्रोवाइड डिटेल्स पे बॉक्स को, चेक बॉक्स को क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको ये सबसे पहले बता दूं कि भारत में जीएसटी से रिलेटेड सभी तरह के टास्क को कंप्लीट करने के लिए जीएसटीएन संस्था को संस्थापित किया गया है। जीएसटी से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख करता है और जीएसटीएन आपको एक यूनिक कोड भी प्रोवाइड करता है जो आपका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे जीएसटी कहते हैं। यह आपके पास बिजनेस करने में मदद करता है। जैसे यदि आप पहले से बिजनेस करते हैं तो वैट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत वैट नंबर मिलता था और सर्विस टैक्स के अंतर्गत सर्विस टैक्स नंबर मिलता था। यहाँ पे आपको जीएसटीएन नंबर मिलता है। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपसे काफ़ी सारी जानकारियाँ मांगी जाती हैं। आपका बिजनेस किस प्रकार का है, क्या पार्टनरशिप है, यदि है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दें आप। इसके अतिरिक्त प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है आपका। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सेगमेंट बनाए गए हैं। इन सेगमेंट में से हर एक में से केवल एक चीज़ आपको अपलोड करनी है वेबसाइट पे, वो है जेपीजी और पीडीएफ, दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को शो करने के लिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, कॉन्सेंट लेटर का, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि किसी भी एक चीज़ को आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की जानकारी आप दे सकते हैं लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के जरिए या कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बीओडी अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। आप अपनी बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए आप पासबुक का पहला पेज या बैंक स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको फ़ोटो और इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। इसको अपलोड करने के पश्चात आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आप इन सभी स्टेप्स को करने के बाद आप जीएसटी के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। पिछले काफ़ी सारे सेक्शंस में हमने जीएसटी की काफ़ी सारी जानकारी ली जो उसके बेसिक्स इम्प्लीमेंटेशन के बारे में संबंधित थी। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे ये हमारा 8th पॉइंट है और इस सेशन में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे जीएसटी से संबंधित सभी तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिलने वाले हैं। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपको सभी एग्जाम्पल्स मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में। हमने ये सारी जानकारी पिछले सेशन में भी ली कि किस प्रकार हमारे पास जीएसटी 3 सेगमेंट के अंतर्गत उपलब्ध होगा। सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित टैक्सेस को कलेक्ट करके सीजीएसटी को बना दिया गया है। एसजीएसटी अर्थात स्टेट जीएसटी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो आपसे टैक्सेस लेती है उन सबको मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है एसजीएसटी। और इन दोनों का एक मिला हुआ रूप आईजीएसटी जो इंटर स्टेट सेल्स पर कार्य करेगा, जिसमें कुछ भाग सेंट्रल का रहेगा और कुछ भाग स्टेट गवर्नमेंट का भी रहेगा। ये सारी जानकारी हम पिछले सेशन में प्राप्त कर चुके हैं।
तो अब बात करते हैं जीएसटी में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या। जब आप परचेज़ करते हैं किसी चीज़ की तो आप ऑलरेडी जीएसटी को पे करेंगे उस परचेज़ के अंतर्गत, और उसी चीज़ को अगर आप आगे सेल करेंगे तो आप जीएसटी को प्राप्त भी करेंगे। तो सेल करने के पश्चात जो जीएसटी आपको मिला है और आपने जो परचेज़ करते हुए जीएसटी पे किया था, इन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो आपके पास वो नेट जीएसटी रह जाएगा जो आपको पे करना है। तो इस तरह से परचेज़ पे दिया गया आपका जीएसटी एक तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा। सेल करते हुए जो जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे और परचेज़ करते हुए जो जीएसटी आपने पे किया, दोनों का अंतर के पश्चात जो अमाउंट बचेगा वो आपके लिए पेबल रहेगा। यहाँ हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में अगले सेशन में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए हम ये जानकारी प्राप्त कर लें कि यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, गुड्स या सर्विसेज में किसी तरह से भी आप कार्य करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो यदि आप एक ही स्टेट के अंतर्गत सामान बेचते या ख़रीदते हैं विद इन स्टेट, सेम स्टेट में, तो आपके पास पहले CGST लगेगा और फिर SGST लगेगा, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का जो GST है वो लगेगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो GST है वो लगेगा। परंतु यदि आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, अर्थात दूसरी स्टेट में आप सेल्स या परचेज़ करते हैं, तो उस केस में आप पे सबसे पहले CGST लगेगा जो कि सेंट्रल GST है। यहाँ पे स्टेट GST नहीं लगेगा, यहाँ पे IGST लगेगा, अर्थात इंटीग्रेटेड GST। यदि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात जो आपने परचेज़ पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया है जीएसटी के रूप में, उसकी अगर आप भरपाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस रूल को फॉलो करेंगे जो रूल नीचे की तरफ दिया गया है। रूल को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो परचेज़ पे आप टैक्स पे करते हैं जीएसटी के रूप में, वो CGST और SGST के रूप में या IGST के रूप में हो सकता है। इसी परचेज़ पे दिए गए टैक्स की रिकवरी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कह सकते हैं। हम परचेज़ पे जो टैक्स पे करते हैं उसको सेल्स से कलेक्ट किए गए टैक्स में से माइनस कर देते हैं, और इसके लिए हम कुछ इस रूल को फॉलो करते हैं। यदि आपने CGST पे किया है अपनी परचेज़ पे, तो आप उसको सबसे पहले CGST से ही रिकवर करेंगे, और अगर कुछ अमाउंट आपका फिर भी बचता है तो उसे IGST से एडजस्ट करेंगे। यदि आपने SGST पे किया है परचेज़ पे, तो आप SGST से ही उसे एडजस्ट करेंगे, अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो IGST से उसे एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से यदि आपने IGST पे किया है तो आप उसको IGST से एडजस्ट करेंगे सबसे पहले। यदि उसमें से कुछ बचता है तो CGST से, और फिर भी यदि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है तो उसे आप SGST से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पूरे चार्ट में ध्यान दीजिएगा कि हम किसी भी तरह से CGST को SGST या SGST को CGST से एडजस्ट नहीं कर सकते, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो एग्जाम्पल करेंगे उससे ये पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल दिया गया है प्रैक्टिकल रूप में, किस प्रकार से आप सेल्स करेंगे, किस प्रकार से परचेस करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। पिछले काफ़ी सारे सेशन से हमने जीएसटी के बेसिक सिनेरियो की जानकारी ली। इसमें हमने ये भी जाना कि भारत में बिजनेस किस प्रकार किया जाता है या कौन कौन से सिनेरियोज हैं, टैक्सेशन सिस्टम क्या है भारत में, किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेड है, जीएसटी आएगा तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार से आने वाला है भारत में, क्योंकि जीएसटी के साथ ही ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम शुरू हो जाएगा। आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से जीएसटी में रजिस्टर करा सकते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हमने पिछले सेशन में ली। इस सेशन में हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि टैक्स सिस्टम जो भारत में ऑलरेडी है और जीएसटी आने के बाद दोनों में किस तरह का अंतर आने वाला है और किस प्रकार से हम बिलिंग या किस प्रकार से हम टैक्स इनपुट क्रेडिट को प्राप्त करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें हम सारा प्रैक्टिकल रूप में इस एग्जाम्पल को समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम आने वाले काफ़ी सारे सेशन जीएसटी बेस्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही जीएसटी आएगा नई नई चीज़ें उसके साथ आती चली जाएगी, आपको भी समय समय पर उन सबकी जानकारी मिलती चली जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल रूप में समझना जीएसटी को। इस पूरे सेशन में हम सीखेंगे कि एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम क्या है और जीएसटी से किस प्रकार से अंतर आने वाला है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आप किस प्रकार से प्रैक्टिकल पोजीशन में जीएसटी को कलेक्ट करते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करते हैं।
परंतु यहाँ मैं आपको एक सुजेशन देना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट्स पर जाकर जो एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप इन दोनों वेबसाइट्स isstworld.com या smartosystems.in के डाउनलोडेबल सेक्शन पर जाकर आसानी से ये शीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि प्रॉपर रूप में आप इसे समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। मेन एग्जाम्पल पर जाने से पहले हम थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, अर्थात हम पहले टैक्सेस की जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार टैक्स आप प्राप्त करते हैं या किस प्रकार आप टैक्स पे करते हैं। सिंपल एग्जांपल है, बिल्कुल डीलर ए है हमारे पास, जिसके पास एक 100 रुपये की कॉस्ट का प्रोडक्ट है। वह 20 रुपये अपना मार्जिन जोड़ता है और साथ में 30 रुपये उस पर टैक्स ले लेता है, जिसको भी ये ए माल बेचेगा। तो टोटल 150 रुपये इसने प्राप्त किए, जिसमें 30 रुपये टैक्स भी था। डीलर बी ने इसी माल को खरीदा 150 रुपये में, जिसमें 30 रुपये टैक्स पे कर चुका है, अर्थात डीलर बी ऑलरेडी 150 रुपये वाले माल में 30 रुपये टैक्स भी पे कर चुका है। प्रॉफिट जोड़ा इसने 20 रुपये और आगे जिसको इसने माल बेचा उससे 40 रुपये टैक्स के लिए, टोटल 210 रुपये। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डीलर बी ने 40 रुपये प्राप्त किए सेल पे टैक्स के रूप में और 30 रुपये ऑलरेडी ये पे कर चुका है टैक्स के रूप में ए को। तो यहाँ पे यदि 40 में से माइनस कर दिया जाए 30 को, तो आपके पास 10 रुपये रह जाएंगे। ये 10 रुपये जो टैक्स है ये डीलर बी को जमा करवाना है गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने असल में इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है डीलर बी को, क्योंकि डीलर बी ऑलरेडी 30 रुपये टैक्स के रूप में पे कर चुका था जब इसने माल ए से लिया था, क्योंकि देखिए 150 रुपये में 30 रुपये शामिल थे। तो इस तरह से ये जो आपको टैक्सेशन में क्रेडिट मिलता है इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। जब आप परचेज पे कोई टैक्स पे कर चुके होते हैं तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी तरह के टैक्सेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। इसकी जानकारी हम इस एग्जाम्पल में भी समझने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल दिए गए हैं। सबसे ऊपर वाला जो टेबल है वो हमारे पास विदाउट जीएसटी, अर्थात जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम है उसके आधार पर कार्य करेगा। नीचे जो टेबल दिया गया है दूसरे वाला, इसमें यदि आप देखें तो ये हमारे पास कैलकुलेशन जो शो करेगा वो जीएसटी बेस्ड, अर्थात जीएसटी के साथ करेगा। आइए सबसे पहले ऊपर वाले एग्जाम्पल को हम क्लियर करते हैं। यह जीएसटी के बिना है, अर्थात यहाँ पे जीएसटी का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पे हमने उन टैक्सेस का प्रयोग किया गया है जो प्रेजेंटली इंडिया में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब यहाँ यदि आप देखें तो हमारे पास, इसको पहले पूरी तरह से समझते हैं। ऊपर की तरफ डीलर आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट, एक डीलर जो प्रॉफिट जोड़ता है 20% माना गया है, सेलिंग प्राइस, उसके पश्चात कुछ टैक्सेस दिए गए हैं जैसे एक्साइज, सीएसटी और वैट। फाइनली टैक्सेस को जोड़ के जो प्राइस आता है, टैक्स जो आप पे करते हैं अपनी परचेज पे, टैक्स जो आप रिसीव करते हैं सेल पे, और फाइनली जो आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। हम यहाँ से हरियाणा से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे पास हरियाणा और पंजाब 2 स्टेट्स हैं। सबसे पहले ए डीलर जिसके पास 1000 रुपये की कॉस्टिंग का प्रोडक्ट है, वह अपना 20% मार्जिन जोड़ता है, अर्थात 200 रुपये, और 1200 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। अभी के टैक्सेशन सिस्टम में यदि हम बात करें तो हम इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, और क्योंकि यह मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है मान लीजिए, तो इस पे 12% टैक्स 144 रुपये हो जाता है। ध्यान दीजिए टैक्स जो है वो सेलिंग प्राइस पे लगा है, 1200 के ऊपर 12% टैक्स लगा है, और यदि हम देखें तो फाइनल प्राइस हमारे पास 1344 रुपये, जो कि आपके पास सेलिंग प्राइस और एक्साइज का जो टैक्स है इन दोनों को जोड़कर आ गया है। फाइनली इस ए डीलर ने जो टैक्स प्राप्त किया है जब इसने ये प्रोडक्ट को बेचा है 144 रुपये, उसको ही इसे पे करना है, अर्थात जो पेड टैक्स रहेगा ए डीलर के लिए 144 रुपये रहेगा। लेकिन जैसे ही हम दूसरी रो में आते हैं तो बी डीलर को जो कॉस्ट पड़ता है इस प्रोडक्ट का 1344 रुपये, क्योंकि बी ने इसे 1344 रुपये में ख़रीदा है टैक्स पे करके। इसमें इसने 20% प्रॉफिट अपना जोड़ा और इसका प्राइस हो गया 1613 रुपये। अब इसमें टैक्स के रूप में वैट को जोड़ा गया है जो कि 5% है मान लीजिए इसके प्रोडक्ट पे, क्योंकि बी डीलर ट्रेडिंग करता है तो इस पर एक्साइज एप्लीकेबल नहीं होगा, इस पर वैट एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे 81 रुपये जो टैक्स है वो 1613 रुपये में जोड़ा जाएगा और टोटल जो फाइनल प्राइस हो जाएगा 1693 रुपये। यहाँ पे यदि आप देखें तो टैक्स जो रिसीव हुआ है वो 81 रुपये रिसीव हुआ है,
यहाँ पे जो ऑलरेडी बी टैक्स पे कर चुका है 144 रुपये के रूप में ए को, उसको यह इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसका कारण यह है कि इसने जो टैक्स पे किया है वो एक्साइज टैक्स था और आगे ये जो टैक्स अभी प्राप्त कर रहा है ये वैट है, तो इस तरह से ये इसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली इसको ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 81 रुपये के बीच में। इसी तरह से बी ने सी को बेचा माल 1693 रुपये की कॉस्टिंग के साथ, जो कि कॉस्टिंग सी को पड़ी है। सी इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है 339 रुपये, जो कि 20% है। फाइनली 2032 रुपये का सेलिंग प्राइस आपके पास अवेलेबल हो जाता है। सी भी आगे ट्रेडिंग करता है तो वो अपना 5% टैक्स और जुड़ जाता है 102 रुपये। फाइनली प्राइस 2134 रुपये। अब क्योंकि सी ने वैट को रिसीव किया है और सी ने बी को 81 रुपये वैट के रूप में पे कर चुका है पहले से, तो फाइनली इसे 21 रुपये टैक्स जमा करवाना है। 81 रुपये पहले से ही सी बी को पे कर चुका है वैट के रूप में, और इस तरह से इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा 81 रुपये का। फाइनली इसे 21 रुपये जमा करवाने हैं एज अ टैक्स। अब यहाँ पे डी की बात करते हैं। डी भी 2134 रुपये का यही प्रोडक्ट खरीद लेता है और अपना प्रॉफिट मार्जिन 20% जोड़ देता है और इसका सेलिंग प्राइस हो जाता है 2560 रुपये। लेकिन क्योंकि डी को माल बेचना है अब दूसरी स्टेट में, क्योंकि हम अभी हरियाणा स्टेट में हैं और अब अगला जो माल बेचना है हमने वो पंजाब में बेचना है, तो डी जब ये माल बेचेगा पंजाब में तो अब अपने बिल पे ये CST टैक्स लगाकर बेचेगा। तो 2560 रुपये के ऊपर 307 रुपये जोड़े जाएंगे और 2868 रुपये अब फाइनल प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि CST की इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं प्राप्त कर पाएगा डी, क्योंकि इसने यह माल दूसरी स्टेट में बेचा है। तो फाइनली इसको 307 रुपये एज अ टैक्स जमा करवाने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जो ई डीलर है उसने यह सामान 2868 रुपये में डी से खरीदा। इसमें उसने अपना प्रॉफिट 20% जोड़ा 574 रुपये और 3441 रुपये का सेलिंग प्राइस इसने रखा। अब इसने क्योंकि पंजाब स्टेट में माल बेचना है तो 413 रुपये वैट के जोड़े और फाइनली 3854 रुपये इस पे फाइनल प्राइस अवेलेबल हो गया। परंतु यहाँ पे इस पर किसी भी तरह का टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने CST पे किया है और आगे से वैट को प्राप्त किया है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो जो टैक्स रिसीव हुआ है 413 रुपये पंजाब गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इसे 307 रुपये जो इसने पहले पे किए थे परचेज पे, जो हमारे पास ऊपर है, वो उसका किसी भी तरह से क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। फाइनली ई ने एफ को माल बेचा 3854 रुपये का 771 रुपये प्रॉफिट के साथ। सेलिंग प्राइस अब 4625 रुपये हो चुका है। वैट 555 रुपये जोड़ा और फाइनल प्राइस 5180 रुपये। टैक्स पे करने के पश्चात अब टैक्स पेमेंट के लिए अब यहाँ पे 413 रुपये इसने पे कर चुका है एफ और 555 रुपये इसने सेल्स में टैक्स को प्राप्त किया है वैट को। तो दोनों का जो अंतर है वो इसको जमा करवाना है एज अ टैक्स। तो 142 रुपये इसको जमा करवाने हैं। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है 413 रुपये का। फाइनली एफ ने जी को माल बेचा 5180 रुपये का, अपना प्रॉफिट जी ने जोड़ा और सेलिंग प्राइस 6216 रुपये। फिर से टैक्स जोड़ा गया, वैट 746 रुपये। फाइनली कस्टमर को ये प्रोडक्ट जो पड़ा है वो 6962 रुपये का पड़ा है। यहाँ पे जी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा 555 रुपये का, क्योंकि वह इसे पे कर चुका है जब इसने इसे परचेज़ किया है। तो अल्टीमेटली इसको 191 रुपये का टैक्स पे करना है। यदि आप यहाँ देखें तो फाइनल प्राइस इस प्रोडक्ट का 6962 रुपये कस्टमर को पड़ा है और टोटल जो टैक्स पे किया गया है वह 1298 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को पे हुआ है। हम यहाँ पे GST को डिस्कस कर रहे हैं। GST में पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं GST के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में कि भारत में GST किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होने वाला है। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, यदि हम यहाँ रिवाइज़ करें अगर, तो हमारे पास ये पुराने वाला जो सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है हमारे पास भारत में, उसकी जानकारी हमने इस एग्जाम्पल से ली थी, जिसमें एक डीलर ए से शुरू होकर जी तक माल बिकता है और 2 स्टेट्स में माल बिकता है। फाइनली कस्टमर को 6962 रुपये का ये सामान पड़ता है। और यदि हम पे टैक्स की बात करें तो भारत सरकार के पास 1298 रुपये का टैक्स पेड होता है। आइए यदि इसी वस्तु को हम GST के साथ देखें तो किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी जानकारी हम नीचे वाले एग्जाम्पल से ले सकते हैं। एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं
कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि हम जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं और जैसे जैसे नए वीडियोस यहाँ अवेलेबल होंगे आपके पास उसकी जानकारी मिल जाएगी सब्सक्राइब करने के साथ में ही। आइए शुरू करते हैं हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को। हमारे पास यहाँ पे यदि एग्जाम्पल की शुरुआत की जाए तो डीलर इस तरफ कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, जीएसटी जो 18% है, हम यहाँ पे 18% मान के चल रहे हैं, फाइनल प्राइस, उसके पश्चात जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए 3 कॉलम जिसमें टैक्स पेड, टैक्स रिसीव्ड और पेड टैक्स की जानकारी टोटल अवेलेबल है। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से हम जीएसटी को समझने के लिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हरियाणा में एक डीलर है ए और ये 1000 रुपये की जो कॉस्ट की वस्तु है उसमें 20% अपना मार्जिन जोड़ता है और 1200 रुपये का इसका सेलिंग प्राइस रखता है। यदि हम इसके जीएसटी कैलकुलेशन की बात करें तो जीएसटी जो कैलकुलेशन है हमारे पास यहाँ पे इस 1200 के ऊपर 18% हमने चार्ज किया है और जो कि हमारे पास यहाँ पे 216 रुपये के रूप में उपलब्ध है। फाइनल प्राइस जो इस कैलकुलेशन में आता है 1416 रुपये इस प्रोडक्ट का। अगर यहाँ देखें तो हमने यहाँ पे जीएसटी जब यह ए डीलर बी को माल बेचेगा तो 216 रुपये ये बी से ले लेगा, तो इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो 216 रुपये बनती है। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इसने कहीं भी टैक्स अभी तक पे नहीं किया है। अब यहाँ से यदि आप ध्यान दें तो 1416 रुपये फाइनल प्राइस है, लेकिन जब बी को माल मिला है तो उसकी कॉस्टिंग एग्जैक्टली 1200 रुपये है। इसका कारण ये है कि ये जो 216 रुपये बी ने ए को पे किए हैं वो टैक्स के रूप में है और ये 216 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको जब ये माल बिकेगा तब मिल जाएगा। इस कारण से जो बी की कॉस्टिंग है वो केवल 1200 रुपये है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम में और जीएसटी में। यदि हम ऊपर की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे जब कोई माल बिकता है 1000 रुपये की कॉस्टिंग का माल जब 1200 रुपये की सेलिंग प्राइस पे आता है प्रॉफिट जोड़ के और 144 रुपये जब टैक्स लगता है तो बी की जो कॉस्टिंग बैठती है वो 1344 रुपये बैठती है, 1200 नहीं बैठती। उसका कारण ये है कि हम यहाँ पे फाइनल प्राइस जो हमारा सेलिंग प्राइस रहता है फाइनली उसको एज अ कॉस्टिंग लेके चलते हैं। और यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो जब ये प्रॉफिट 269 रुपये जब जोड़ा जाएगा बी के द्वारा एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम में तो 1613 रुपये का सेलिंग प्राइस होगा, इसके ऊपर 5% टैक्स और 1693 रुपये। फाइनल प्राइस ही नेक्स्ट सी की कॉस्टिंग रहेगी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, जबकि जीएसटी में ऐसा नहीं है। तो इस एग्जिस्टिंग जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स पे करते हैं। अर्थात यदि आप ध्यान दें तो 1344 में 144 रुपये शामिल हैं और जब ये 81 रुपये टैक्स लगा है तो ये 144 के ऊपर भी लगा है और 1200 रुपये के ऊपर भी लगा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो 1200 था, 144 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगी थी, तो 1344 के ऊपर ये टैक्स 5% लगा है। तो हमने जो 12% एक्साइज का टैक्स दिया था उस पर भी 5% ऊपर से वैट चार्ज कर लिया। इसी तरह से जब ये माल हरियाणा में सी डीलर के पास जाता है 1693 रुपये जिसमें वैट और एक्साइज दोनों शामिल रहते हैं, जब उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 102 रुपये जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो 1693 रुपये पे होता है जिसमें वैट और एक्साइज दोनों शामिल है। जबकि आप जीएसटी को देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जीएसटी में आपके पास सेलिंग प्राइस जो 1200 रुपये था उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया गया था 216 रुपये, उसको एज अ कॉस्टिंग नहीं माना जाता। बी की जो कॉस्टिंग है एग्जैक्टली उस टैक्स को हटा के है, अर्थात 1200 रुपये है। इसी तरह से जब बी 240 रुपये जोड़कर 1440 रुपये का प्रोडक्ट ये बेचेगा तो उसके ऊपर 259 रुपये जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा, तो फाइनल प्राइस 1699 रुपये बैठेगी। लेकिन यहाँ पे जब सी को ये माल प्राप्त होगा तो सी ने जो टैक्स पे किया है 259 रुपये वो उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे इसका क्रेडिट मिल जाएगा। सी को ये क्रेडिट कब मिलेगा? जब सी ये माल बेचेगा और जीएसटी 18% 311 रुपये रिकवर करेगा, उसमें से अपना दिया गया टैक्स 259 रुपये लेस करेगा और बाकी जो 52 रुपीज़ टैक्स बचा है वो उसको पे करना होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एग्जिस्टिंग
टैक्सेशन सिस्टम में और जीएसटी में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इसमें जो कॉस्ट रहती है वो टैक्स को घटा के रहती है। इसी तरह से 1728 रुपये आपके पास हरियाणा में डी डीलर के पास कॉस्टिंग रहती है, और यहाँ पे इन सब को पहले से दिए गए टैक्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। जैसे डी ने 373 रुपये कस्टमर से चार्ज किए हैं और 311 रुपये टैक्स पे किया है, तो बाकी जो बीच का अंतर है 373 में से टैक्स रिसीव जो है और टैक्स पेड जो 311 रुपये हैं, उनका अंतर 62 रुपये डी को एज अ टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं जब एक स्टेट से माल दूसरी स्टेट में जाएगा। डी जब ये माल ई को बेचेगा तो उसके पास भी बिल्कुल सेम सिस्टम रहेगा। 2074 रुपये इसको कॉस्टिंग है और इसका प्रॉफिट अपना 415 रुपये जोड़कर 2499 रुपये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 2499 रुपये। उस पर उसके ऊपर टैक्स 448 रुपये और फाइनल प्राइस 2937 रुपये बैठेगा। लेकिन यहाँ पे ई को टैक्स क्रेडिट मिलेगा 373 रुपये जो ई ने डी से माल खरीदते हुए पे किए थे जीएसटी के रूप में, वो ये टैक्स क्रेडिट के रूप में ले सकता है। और जब 448 रुपये ये अपने कस्टमर से टैक्स प्राप्त करेगा तो उसमें से 373 रुपये लेस करके इसको केवल 75 रुपये ही जमा करवाने हैं। तो इस तरह से यदि आप पूरा एग्जाम्पल देखें, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बिकने पर भी सभी पक्षों को, जितने भी बीच में डीलर्स, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स रहे हैं, उन सब को अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। शुरू से लेकर एंड तक यदि आप देखें तो हर एक को जो टैक्स उसने पे किया है, जब वो सेल्स करता है उस टैक्स में से वो घटा के ही बाकी टैक्स उसे पे करना होता है। तो इस तरह से सभी के सभी डीलर्स को यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये रहता है कि यदि आप देखें तो फाइनल टैक्स जो पे किया गया है 645 रुपये पे किया गया है। और यदि आप कस्टमर की बात करें तो आप कस्टमर को जो रेट चार्ज होगा वो 4229 रुपये होगा, जबकि ऊपर की तरफ हम देखें तो हमारे पास ये जो रेट है 6962 रुपये है। क्योंकि ऊपर वाले सिस्टम में सबसे बड़ी कमी यही रही है कि हम टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाते रहे हैं, जबकि जीएसटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि एक ही दर पर ये पूरा का पूरा टैक्स इम्प्लीमेंटेड रहता है। हमने ये जो एग्जाम्पल तैयार किया है ये जीएसटी के रूप में है, हालांकि आप इसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में डिवाइड करके अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इस वीडियो में कि किस प्रकार जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट टैक्सेशन सिस्टम में क्या होने वाला है और एक किस प्रकार से पिछले टैक्स सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है और कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है और डीलर के लिए भी ये बेनिफिशियल है।